नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईरान के लोगों की हिम्मत का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अमेरिका ने कहा कि हम हमला करेंगे, सैनिक भेजेंगे, और ईरान में लाइन लग गई हजारों लाखों नौजवानों की कि हम भर्ती होंगे सेना में। हम अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं। ईरान जिस तरह से मिसाइलों की बौछार कर रहा है, उसने इजराइल और अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। इजराइल के वजूद पर सवाल खड़े हो गए। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने देश की राजनीति और अमेरिका, इजराइल, ईरान की युद्ध पर मैंने विस्तार से बातचीत की है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा यूपी चैनल है, नेशनल चैनल बंद है। हम जल्दी अदालत जा रहे हैं। नेशनल चैनल बंद, हमारी एंकर फिजा का इंस्टाग्राम रील बंद, हमारा फेसबुक अकाउंट बंद। सरकार को हर जुल्म ज्यादती के लिए हम याद आते हैं, लेकिन हम है कि मानते नहीं, आंखों में आंखें डालकर लड़ाई लड़ते हैं। आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, खासतौर से लखनऊ वासियों को, लखनऊ के आसपास रहने वाले लोगों को। पहली बार 4PM एक बड़ा इवेंट कराने जा रहा है। स्वानंद किरकिरे जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं। 3 इडियट के गाने बहती हवा सा था वो, मोरी चिरैया नन्ही चिरैया, पीहू बोले, ऐसे तमाम सैकड़ों गाने उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिखे। और जब वो गाते हैं, झूमते हैं, तो वो शाम अद्भुत होती है। 4 अप्रैल को लखनऊ में अंसल प्लाजा में दयाल लॉन में ये प्रोग्राम है। आप इसका पोस्टर देख रहे हैं। मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि बुक माई शो पर इसके टिकट उपलब्ध हैं। 4PM को थोड़ी मदद करिए, कुछ टिकट बुक करिए। आप अगर लखनऊ से बाहर रहते हैं तो 4PM की मदद के नाम पर इतना करिए कि टिकट बुक करिए, और लखनऊ में जो आपके दोस्त हैं उनको भेजिए कि एक शानदार गीतों की भरी शाम है। कभी कभी जिंदगी को कुछ गुनगुनाना भी चाहिए। इसके टिकट लें, जाके ये शो जरूर देखें। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM में आपका स्वागत है केपी मलिक साहब। कल सुबह तो मुझे लग रहा है कि आप भी बिल्कुल तरोताजा होकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं जेवर एयरपोर्ट का। अच्छा है कि एक नया एयरपोर्ट बन रहा है उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में भीड़ कम हो जाएगी। इस बीच में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक मैसेज वायरल हो रहा है। कहा गया स्टूडेंट से कोई छुट्टी उट्टी नहीं, एकदम टाइम पे पहुंच जाइएगा, आपको एयरपोर्ट चलना है। चेतावनी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वैसे भी चर्चा में आई चुकी है। पिछली बार प्रधानमंत्री जी पे बड़ी मेहरबानी की थी उन्होंने, जब AI का सम्मेलन हुआ था। चीन का एक रोबोट उन्होंने टहला दिया था, दौड़ा दिया था, नाच नचा दिया था। अब वही महान यूनिवर्सिटी की तरफ से फरमान है नौजवानों को, बच्चों को, कि भैया जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऐसी वैसी महान नहीं है। वहाँ के एक बहुत फटीचर टाइप के पत्रकार है, शुभांकर मिश्रा। पत्रकार तो नहीं कहूँगा, एंकर लोग आजकल पत्रकार कम होते हैं। उनको लिखी लिखाई स्क्रिप्ट मिल जाती है, बस चेहरे के भाव अच्छे हों, शक्ल सूरत अच्छी हो, तो पत्रकार हो जाते हैं। भाई आजकल वो सेक्स की दवाएं बेचने के काम में ज़्यादा लगा हुआ है। तेल बेचने के काम में, सेक्स की दवा बेचने के काम में। बीच में कुछ दिनों NDTV चला गया था, लेकिन NDTV में जब फजीयत हुई इसके शो की तो उसको हटा दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। बाद में उसने कहा देखो मेरे को भगाया नहीं गया, मेरे को केक काटा गया। राहुल कंवल ने बड़े मन से लाया था, उतने ही मन से इसकी विदाई कर दी गई। तो मैंने इस सेक्स की दवा बेचने वाले शुभांकर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि गलगोटिया की तरफ से इसकी बड़ी फजीयत हुई थी। इसने सफाई देने की कोशिश करी थी कि भाई मैं पढ़ा जरूर हूँ, लेकिन ये ना समझा जाए। लोगों ने बड़ी खिंचाई करी थी, समझ में आया कि तेरे में बुद्धि कम क्यों है, क्योंकि तो गलगोटिया में पड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का जेवर उद्घाटन पे आपको लग रहा है दोनों डिप्टी CM उतने मन के संग खड़े होंगे CM के संग? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जूतों में दाल बट रही है, वो राजनीति कहीं की कहीं जा रही है। क्या कहना है आपको? ये बातचीत आज यहीं से शुरू करते हैं। संजय जी, पहले तो आपने जैसे अपने मित्र पत्रकार एंकर का जिक्र किया है, और आपने जो दवाई बेचने की बात करी है, वो क्षेत्र आज जो है नंबर 1 पे चल रहा है। और हाँ, मुंबई में तो सिर के तेल भी बेचता है अपने अपने पॉडकास्ट वो पे। तेल का कारोबार देखिए, तेल का कारोबार और दवाइयों का कारोबार। और ये क्षेत्र आजकल मुंबई में आप देख रहे हैं कि नई स्टीम फाइल खुली हुई है, तो ये कारोबार सबसे तगड़ा चल रहा है। और जो इस कारोबार में इन्वॉल्व है उसकी बल्ले बल्ले है। आज परेशानी उसकी है जो ईमानदार है, शर्मदार है, सच बोलने वाला है। उसके बुरे दिन चल रहे हैं आज। उसको चारों तरफा चौतरफा उस पर हमले हो रहे हैं। जो इस तरह के लोग हैं उनके बल्ले बल्ले हैं, मजे। तो उनका तो ये जिक्र है, तो उस पर ज्यादा क्या इस पे बात की जाए।
दूसरी आपने गलगोटिया की बात की थी, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तो प्रयोग किया ही जाएगा। भाई इतना बड़ा काम उन्होंने किया था, अब उनसे कम से कम ब्लैकमेल करके बच्चों को तो बुलाया जाए, भीड़ तो बढ़ाया जाए। जहां देश में आज तेल की मारामारी चल रही है, ईंधन की दिक्कत चल रही है, और वहां प्रधानमंत्री जी को अपना भव्य रौद्र रूप दिखाना है, उनको बड़ा दिखाना है। वो तो हर चीज बड़ा दिखाते हैं, भले ही अंदर से खोखला हो, हर चीज बड़ी दिख रही है। आज एक बड़ा सवाल एक पुरानी पत्रकार ने उठाया है, जिन्होंने मोदी नामा का भी लिखा था। मेरे को हैरानी ये हो रही है कि वो बड़ा दिख रहा है सब कुछ, और उस बड़े में छोटी चीज ये दिख रही है कि ना उनका ट्वीट हटा है, ना कोई ट्रोल आर्मी आ रही है, ना भारतीय जनता पार्टी के जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो बिहार के मंत्री जी, निशिकांत दुबे जी, अमित मालवीय जी, सब टेबल के नीचे घुस गए हैं। और कमाल की बात ये हो रही है कि ट्विटर हैंडल ना उनको नोटिस भेज रहा है, ना उनका ट्वीट हटा रहा है, और वो दे धड़ाधड़ कर रही है। ये हमें समझ में बात आ नहीं रही है। वो जो कोई प्रधानमंत्री पत्रकार पे बड़ा सवाल, गंभीर गंभीर प्रधानमंत्री के चरित्र पर जो सवाल उठा रही है मधु मधु जी। देखिए संजय जी, आज कुछ भी हो, प्रधानमंत्री मोदी 1.5 करोड़ 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री हैं। अगर उनके ऊपर कोई इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप है, उनका गृह मंत्रालय चुप है, उनकी पुलिस चुप है, तो ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर आप, जब भाई आपने सवाल पूछा, 4 PM बंद कर दिया, तो ये तो 4 PM से बड़ा ही मामला है कुछ। 4 PM पे तो इस तरह का कुछ आपने कोई अश्लील आरोप भी नहीं लगाया था शायद, या लगाया हो आपने चुपचाप, हमें पता नहीं है, इसलिए 4 PM बंद हुआ हो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये समझ से चीजें बाहर हैं। तो कल जो बड़ा रौद्रूप हम देखेंगे जेवर एयरपोर्ट पे, अगर जेवर एयरपोर्ट की हम थोड़ा सा विश्लेषण करें संजय जी, मुझे याद आता है कि जब जेवर एयरपोर्ट का MOU मायावती जी के टाइम पे हुआ था, तब बड़ी चर्चा हुई थी कि ताज कॉरिडोर बन रहा है उधर, और इधर यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट की बात चल रही है, और सरकार तो ये फालतू के नूरा कुश्ती वाले काम करती रहती है, सचमुच में कुछ होता नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखें, चाहे आप नोएडा एक्सप्रेस वे की बात कीजिए और चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात कीजिए, मेरा ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं सपना मायावती का था, जो आज पूरा हुआ है। अभी आपने देखा कि इसको मैं इसलिए आपको जिक्र कर रहा हूं कि एक नया MOU भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 25,000 करोड़ का MOU हुआ था, और जब उस MOU की तह में कोई जनाब पहुंचे, तो पता चला कि ऐसी कंपनी के साथ MOU हुआ जिसका 40-45 लाख का कुल ही टर्नओवर है, पूरे साल का, बेंगलोर की कंपनी है। और क्रांतिकारी अफसर कौन है करने वाले? जो कुछ दिन पहले पशुधन मंत्रालय से, पशुधन विभाग से हटाए गए थे, जो वहां पे घोटाले घपले के आरोप में उनको हटाया गया था, उन्हीं को MOU की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार में ये तो चीजें चल रही हैं। तो दोनों चीजों को अगर आप जोड़ के देखते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में, जैसे आपने जिक्र किया कि दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे क्या, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी रहेंगे क्या। आपने देखा था पिछले दिनों एक उप मुख्यमंत्री के घर पे मीटिंग हुई थी, दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, और जो है संगठन मंत्री आए थे, और मुख्यमंत्री जी नदारद थे। तो ऐसे में तीनों का मिलन कैसे होगा? जब वहां राम पहुंचेंगे धनुष बाण लेके, और भरत शरत शत्रुघ्न भी खड़े होंगे साइड पे, तो वो तो दृश्य कुछ और होगा संजय जी। कल तो आप ये देखिए, जहां देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां पे इनको दिखाना जरूरी है। आप उद्घाटन करना है, आप तो मिसाल पेश कीजिए कि हमने बहुत साधारण तरीके से एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, पूरा हो गया है, और हम उसको देश को समर्पित कर रहे हैं। क्या इस तरह का भी हम इनसे कोई अपेक्षा कर सकते हैं क्या? या हर चीज में आप दिखाते हैं बड़ा, और अंदर से होता है खोखला, दिखता कुछ है नहीं। आपने जो जो आज तक बड़े किए हैं, उसमें अंदर से कुछ निकल के आया नहीं। नोटबंदी में कुछ आया नहीं निकल के, GST में कुछ आया नहीं निकल के, कोरोना में कुछ आया नहीं निकल के। तो जेयर एयरपोर्ट का अगर आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसका श्रेय आप खुद ले रहे हैं। ऐसा कौन सा बड़ा इसमें आपने बड़ा मामला कर दिया? अभी पिछले दिनों आप योगी जी आए थे, और राष्ट्रपति पहुंची थी एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए। साउथ की कंपनी ने निजी हॉस्पिटल नोएडा में बनाया है, और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति कर रहे हैं।
तुम्हारा क्या लेना देना भाई? एक निजी व्यापारी ने बनाया है, वो लूटपाट शुरू करेगा अस्पताल में। पिछले महीने कपिल देव ने एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है, लग्जरी, जिसमें जो है 5 स्टार के हिसाब की चीजें हैं, 100 बेड का एयरपोर्ट है, वो 100 बेड का हॉस्पिटल है, और माननीय योगी जी पहुंचे हैं उद्घाटन करने नोएडा में। अरे आप उसका उद्घाटन करिए ना, जो सरकार बनवा रही है। जो सरकार गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवा रही है 500 बेड का, जो 500 बेड का आप 500 सीट का कोई इंस्टीट्यूट बनवा रहे हैं, कोई स्कूल बनवा रहे हैं, उसका उद्घाटन आप करिए ना। वो तो हुआ नहीं, ना पिछले 8 साल 9 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ, और ना 12 साल में पूरे देश में कहीं दिखाई दे रहा है। आप बताइए कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है, कौन सा हेल्थ का इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज आपने करी है कि जिसका उद्घाटन आप इस तरीके से कर रहे हैं? आप 1 किलोमीटर सड़क कहीं बनती है देहरादून एक्सप्रेसवे पे, झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं। दिल्ली से मेरठ क्या वो मेट्रो रेल बन गई, उसको हर 4 किलोमीटर पर जाकर झंडी दिखाना शुरू कर देते हैं हर 3 महीने में। तो क्या खाली झंडी दिखाते रहेंगे या ग्राउंड पे कुछ करेंगे भी? तो संजय जी, ये उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि आपकी कथनी करनी में साफ साफ फर्क दिखाई देता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर सरकार बहुत दावे कर रही है, कहीं गैस की कमी नहीं है, कहीं पेट्रोल की कमी नहीं है, पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी जा रही है। हमारे यहाँ के एंकर है, वो बता रही थी कि 2 घंटे उसको लाइन में खड़ा होना पड़ा पेट्रोल डलवाने के लिए। पूरे गुजरात से लोग मजदूर पलायन करने की खबरें आ रही हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति है। सरकार संभाल क्यों नहीं पा रही, मैनेज क्यों नहीं कर पा रही, कहाँ खोई हुई है? क्या लगता है मलिक साहब आपको? देखिए संजय जी, अगर आप देखें ये पैनिक कहां से हुआ है और इसमें क्यों इस तरह की स्थिति बनी है, हालांकि मैं नहीं समझता कि देश में अभी फिलहाल बहुत क्राइसिस ईंधन का हो गया और स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैं अभी नहीं समझता, क्योंकि हम दिल्ली में भी रहते हैं और मैं भी आज 2-3 पेट्रोल पंप पे गया दिल्ली में, तो सामान्य तौर पे चीजें चल रही थी। ये पैनिक भी पैदा किया हुआ कहीं ना कहीं मानता हूं मैं कि प्रधानमंत्री का किया हुआ है। प्रधानमंत्री एकाएक जिस प्रकार से सदन के दोनों हाउस में, राज्यसभा में लोकसभा में, जिस प्रकार से वो 20 मिनट का भाषण कागज पे पढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोरोना की स्थिति बन सकती है, मामला लंबा चल सकता है, तो आप एक पैनिक करने का काम खुद कर रहे हैं। या तो आप जनता को समझाइए। आप तो जाने जाते हैं राष्ट्र को संबोधित करने के, आपके समय समय पे नए इतिहास बने हुए हैं। आपने कई बार राष्ट्र को रात को 8 बजे संबोधित किया है। हमें तो लगता था कि आज रात को 8 बजे आप देश को संबोधित करेंगे, लेकिन किया नहीं है। और इनके जो चमचे चेले हैं, उन्होंने कह दिया कि बहुत बड़ा जो है तोहफा मिल गया है लोगों को, और मोदी जी ने 10-10 रुपए डीजल और पेट्रोल पे सब्सिडी कम कर दी है। सस्ता डीजल सस्ता पेट्रोल सुबह से चला रहे हैं इनके लोग। अरे भाई, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। अब हम तेल डलाने आज गए, हमने पूछा भैया 10 रुपए सस्ता हो गया तेल डालो। बोला साहब कौन सा सस्ता हो गया, महंगा होने वाला, आप तो जल्दी आ गए। अब ये सब्सिडी जो मिली है, ये कंपनियों को सब्सिडी मिली है, और आपने तालाब में कंकड़ फेंक के देख लिया है कि लोग क्या करते हैं। अब लोग बम बम हो गए हैं कि 10 रुपए कम कर दिए हैं, अब जल्दी आप 20 रुपए बढ़ा देंगे, क्योंकि कंपनियों को 30 रुपए पर लीटर का घाटा हो रहा है। तो 10 रुपया आपने अपनी जेब से दे दिया है, सरकार की जेब से, और 20 रुपया आप जो है उपभोक्ता की जेब से निकाल के देंगे। वो तो चुनाव और ये है नहीं परिस्थिति, 5 राज्यों में। मलिक साहब, अगर 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो तब तक तो रेट बढ़ गए होते। आप देखना 5 अप्रैल को, 5 तारीख को, मई को ये रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? 5 मई को 5 बजे बढ़ेंगे। जैसे ही वोटिंग खत्म होगा तुरंत घोषणा हो जाएगी कि तेल बढ़ गया है। ये तो देखिए क्रांतिकारी लोग हैं, इसमें तो इनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता संजय जी। लेकिन बात यह है कि क्राइसिस चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राष्ट्र का मामला है, ये किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये विपक्ष का मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। राष्ट्र सबके साथ है। बड़ा दुर्भाग्य हमें लगता है कई बार कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग से भी दूर रहते हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर का समय हो, और चाहे अब ये ईरान और अमेरिका का, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इस पर जब आप भारत में मीटिंग करते हैं सर्वदलीय की, तो प्रधानमंत्री जी डरते हैं मीटिंग में जाते हुए। अरे भाई, आपस में आपके मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस से हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी से हो सकते हैं, किसी दूसरे दल से हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र का मामला होता है सब एक है। और उसकी मिसाल कई सारी पेश की गई है पहले, चाहे राजीव गांधी का जमाना हो, चाहे वाजपेयी का जमाना हो, और चाहे नरसिंह राव का जमाना हो।
नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, विपक्ष में वाजपेयी जी थे, और जब कहीं देश का पक्ष रखने की बात हुई तो वाजपेयी जी को भेजा गया। भाई वाजपेयी जी देश में ही तो हमारे विपक्ष में है, वो अमेरिका में जाकर थोड़े ना वहां अमेरिका की बोली बोलने लगेंगे, वो तो भारतीय है, वो तो देशभक्त हैं, वो तो हमारे नागरिक हैं। तो आप भले ही आपस में आपके कोई मतभेद, राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन राष्ट्र के लिए तो किसी के मन में मतभेद नहीं है, राष्ट्र तो हमारा सबका अपना है। तो आज हम कहां खड़े हुए हैं? दुर्भाग्य देखिए संजय जी कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे थे, और यहाँ पे विश्व गुरु तो क्या, हम तो पाकिस्तान से भी पीछे चले गए। पाकिस्तान जो है वो देवदूत बन के खड़ा हुआ है, वो समझौते करा रहा है। भाई साहब देखिए, वो ईरान और आपका इजराइल और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करा रहा है। जिस देश को आप कहते थे कि ये जो है ख्वाबगाह है आतंकवादियों की, वो आतंकवादियों की ख्वाबगाह में तीनों देश के प्रतिनिधि बैठ के फैसला लेंगे कि क्या करना है कि नहीं है। हालांकि वो फैसला होता हुआ इतना आसान नहीं दिख रहा है, वो भी हमें ट्रंप की चाल और एक नूरा कुश्ती लगती है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अपनी शर्तें रख रहे हैं और जिस तरह से 5 शर्तें ईरान ने रख दी हैं, मुझे नहीं लगता कोई बात हो पाएगी, कुछ हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे कद ऊंचा हो गया है पाकिस्तान का, और भारत का कद एक स्टेप नीचे चला गया है। आज अगर आप आकलन करते हैं कि इस सारे मामले में भारत ने क्या पाया और भारत ने क्या खोया, और अमेरिका पाकिस्तान ने क्या पाया क्या खोया, तो पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा रुतबा पा लिया। पाकिस्तान का और भारत का कोई मुकाबला नहीं है, हमें कोई आपस में दोनों की तुलना नहीं कर सकते। वो किसी भी कीमत पे कहीं भी हमारे सामने नहीं टिकता। सबसे पहले तो हम 150 करोड़ हैं और वो सिर्फ 25 करोड़ है, हमारे सामने कहां टिक रहा है। दूसरा, हर लिहाज से हम उससे मजबूत हैं, लेकिन रणनीति में तो हम उससे पीछे हैं। वो चाइना की गोद में भी बैठा है। अगले महीने जो है मुनीर साहब बिरयानी खाने चाइना भी जा रहे हैं, और बिरयानी खिलाने ट्रंप साहब भी उनको बुला रहे हैं। वो दोनों के प्यारे दुलारे और नैन तारे बने हुए हैं। और हम जो कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार और चाइना वालों को झूला झुला रहे थे और पुतिन के यहाँ जो है गलबैया डाल रहे थे, वो हमारा क्या हुआ हमें पता ही नहीं लग रहा। कहाँ गए हमारे विश्व गुरु, कहाँ हमारी रणनीति गई, कहाँ हमारी विदेश नीति गई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा संजय जी। हमसे बढ़िया विदेश नीति तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान की हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल को जो है संबोधित करते हुए कह दिया कि हम मंत्रियों की गाड़ी में कटौती कर रहे हैं, अफसरों की गाड़ियों में कटौती कर रहे हैं, ईंधन बचाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ कर ही नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके कह ही नहीं रहे भाई ईंधन बचाइए, निजी निजी जो अपने वाहन है उनको थोड़ा आराम दीजिए, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कीजिए, कुछ कह ही नहीं रहे। क्या बात है जी। त्रिकुटी कह रहे हैं, उधर मैं एक खबर देख रहा था कि जब से ये बात आई है कि अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा, तो ईरान में नौजवानों की होड़ लग गई है सेना में भर्ती होने के लिए। ईरान जैसा जज्बा कहीं देखा नहीं मैंने। वहां पे हजारों की संख्या में लोग आ गए कि हम भर्ती होना चाहते हैं, हम निपटेंगे अमेरिका से। जो मिसाइलें छोड़ी हैं ईरान ने, पूरा इजराइल थर्रा गया है उससे। अमेरिका की कपकपी चढ़ गई है, युद्ध एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ईरान के जज्बे और ईरान के लोगों की हिम्मत के आगे शायद अब कहीं ट्रंप और इजराइल ठहर नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि ये युद्ध ने दुनिया में एक संदेश तो दे दिया कि जो अहंकारी राजा होता है उसका अंत निश्चित है, वो राजा कहीं का भी हो सकता है। कम से कम ट्रंप को ये बात समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या लगता है हमारे साहब? संजय जी देखिए, मेरे को दो चीजें दिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल गायब है। दूसरा, इजराइल की तरफ से आज एक्सेप्ट किया गया है कि उनका बहुत नुकसान हुआ है, उनके नागरिक मारे भी गए हैं और उनके नागरिक भारी तादाद में घायल हैं। तो कहा किसने किया? ईरान ने किया हुआ ये काम। तो जो लोग कह रहे थे कि ईरान कुछ कर नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे आज दुनिया के सबसे पावरफुल हैं ट्रंप साहब, और जो कहते हैं हम ये कर दें, पहले तो उन्होंने 48 घंटे का सीज फायर किया, फिर उन्होंने 5 दिन का किया, आज 5 दिन समाप्त हो रहे थे, अब उन्होंने 10 दिन का कर दिया। खुद ही कर रहे हैं वो। ईरान कुछ नहीं कह रहा है। ईरान कह रहा हमसे कोई बात नहीं हुई, हमारे हमले जारी हैं। आज उन्होंने एक तेल वाहक जहाज को पेल दिया जो निकलने की कोशिश कर रहा था, आज उसको कर दिया उन्होंने। तो वो ईरान तो नहीं लग। देखिए संजय जी, ईरान के पास कुछ खोने को नहीं है। ईरान को जो खोना था ईरान खो चुका, और यहाँ पे जो है ईरान को जो भी आगे है उसको पाने के लिए है। और अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इन्होंने सोचा नहीं था
कि जिसको आप इतने हल्के में ले रहे हो, जिसको आप वेनेजुएला समझ रहे हो, वो वेनेजुएला नहीं है, वो टेनेजुएला है, वो तुम्हारी टैं बुला देगा। तो उसने जो है दोनों की टैं बुला दी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से रणनीति ईरान की चल रही है, युद्ध नीति चल रही है, उसकी दुनिया कायल है आज। और ये समझ में आ गया है गल्फ कंट्रीज को भी, जो चंपू बने हुए थे पश्चिम के और अमेरिका के, उनकी समझ में आ गया है सारे जो है मुस्लिम देशों के, कि भैया ईरान से पंगा नहीं ले सकते और ईरान से ही माफी मांग लो। ईरान ने कह दिया है कि जो जो बेस है खाली तत्काल कराइए अगर आपको जान बचानी है तो, नहीं तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है। और उसके बावजूद आप ये देखिए कि इजराइल ने आम जनता पे, आम नागरिकों पे, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, संस्थानों पे हमले किए। इतना देखिए, अमेरिका ने कोई हरकत ऐसी नहीं छोड़ी कि निहत्था जो जहाज हमारे यहां से जलपोत जा रहा था उस पर लगभग 100-150 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे आपने निर्दोष लोगों को भी मारा है, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे और उसके हौसले को आप डिगा नहीं पा रहे। तो इसमें संजय जी कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी शक्ति के रूप में ईरान उभर रहा है और ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। और यहां अमेरिका फंस गया है, पीछे हटे तब मरे, आगे बढ़े तब मरे। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि वहां पे अमेरिका में भी चुनाव चल रहे हैं और मिड टर्म पोल वहां भी होना है। इजराइल में भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। तो चुनावी तौर पे भी फंस गए हैं और देश के अंदर भी इनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। लोगों का कहना यह है कि देश को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इन्होंने कोई ऐसी पक्ष विपक्ष से बात किए, अपना खुद का डिसीजन ये ले लिया। तो ये दोनों देश गिर गए हैं और यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी रणनीति के साथ ईरान आगे बढ़ रहा है। लेकिन संजय जी हमें दुख इस बात का होता है कि भारत के पास जो इतना अच्छा एक अवसर था, जो हम मध्यस्थता कर सकते थे और हम तीनों के प्यारे बन सकते थे और विश्व गुरु के मामले में हम 2 स्टेप आगे बढ़ सकते थे, वो मौका हमने खो दिया। हमारी जो विदेश नीति थी, हमारी जो रणनीति थी, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दी है, आज भी दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान जैसा देश जिसकी साख इतनी खराब थी, कम से कम उसने कुछ पाया है, कुछ हासिल किया है और उसको चाहे भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन एक ये संदेश गया है कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान आगे खड़ा हुआ है। और आज आप कुछ भी कहिए, पाकिस्तान के रिश्ते खराब नहीं है ईरान से। ये वही पाकिस्तान है कि इसके रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, चाइना से भी अच्छे हैं और बिरयानी तो अमेरिका में खा ही रहे हैं। भारत के किधर है रिश्ते? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारत के रिश्ते किधर हैं ये बड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।